हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द न्यू वीडियो। सभी 12th के प्यारे प्यारे 11th के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4th। आपके स्पेशल ब्रिज कोर्स के अंदर हम लोगों ने एक खतरनाक सीरीज बनाकर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, और उसी सीरीज में एक और नया वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपके सब्जेक्ट यानी कि सीए फाउंडेशन लेवल पर जो आप पढ़ेंगे बिजनेस लॉस, उस सब्जेक्ट में आपका ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक पिछले कुछ 3 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको कंपनीज एक्ट यानी कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो बता चुका हूं। उसी के साथ में कुछ वीडियोस में मैंने आपसे बात करी है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर हम लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है, लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है, लॉ का मीनिंग क्या है, ये भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। करेक्ट? तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक आज है बेटा, वो है व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब उसके बेसिक्स और उसके टाइप्स को मैं आपसे यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है आपने इससे रिलेटेड कभी भी कुछ सुना ना हो, आप हो सकता है कि ये वर्ड भी पहली बार ही सुन रहे हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। एंड नॉट जस्ट हो सकता है, आई एम श्योर आप 11th-12th में हो तो आपने नहीं सुना होगा। बट हमारा ये फर्ज बनता है कि जो हमने आपसे वादा किया है वो हम पूरा करें। यानी कि हमने आपको बोला है कि हम आपको एक ट्रेलर देंगे, हम आपको बताएंगे कि सीए फाउंडेशन पे हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, हर कंटेंट की झलक आपको देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये स्पेशल लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है। सर आप हमेशा यही बोलते हो। नहीं, हकीकत में ये वीडियो छोटा होगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट है। मैं चाहता हूं कि आप बोर ना हो, आप इस चीज को समझें और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसको यूज करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये पूरे चैप्टर का नाम है बेटा। दिस इज द फुल चैप्टर। पूरे चैप्टर का नाम यही है। ठीक है, just a second, just a second, just a second. Yes. So this is the name of the full chapter, the Negotiable Instruments Act 1881. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको शानदार माहौल बना के देता हूं मैं। कम ऑन। ओके गाइस, तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको पहले बता देता हूं जो हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में डायरेक्टली मैं 3 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों के बारे में बात करने वाला हूं। मतलब मैं इस वीडियो को बहुत क्रिस्प रख रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, और साथ में डेफिनेटली मैं इसके साथ में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा एसेंशियल एलिमेंट्स। जी हाँ, यानी कि ऐसी क्या चीज है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाती है, हमें यह समझना जरूरी है। इन टॉपिक्स को हम लोग आज यहां पर कवर करने वाले हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक्ट चीज क्या है। करेक्ट? ये एक्ट की जो जर्नी चालू होती है बेटा, वो बिल से होती है। मैं हर चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि एक बिल एक्ट बनता कैसे है। एक बिल को एक्ट बनाने के लिए हमको पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ता है, राज्यसभा और लोकसभा के थ्रू। एक बिल को यानी कि एक ड्राफ्ट को हमें मेजॉरिटी के साथ में पास करवाना पड़ता है, और वो करवाने के बाद में हम लोग, जब मेजॉरिटी एसेंट हमको मिलती है, एसेंट मतलब हाँ हमको मिलती है, तब हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं एक्ट के अंदर। और वो भी कब? जब प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर कर देता है और जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट है यानी कि राजपत्र है, उसके अंदर ये छप जाता है। करेक्ट? तो ऐसा एक्ट आया था जिसका नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और ये आया था 1881। देखिए कितना पुराना एक्ट है बच्चों, कितना पुराना एक्ट है। तो इस एक्ट की हमको जरूरत क्या पड़ी, ये बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा या बात करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये इतना पुराना एक्ट है? क्या इस एक्ट में 1881 के बाद कुछ हुआ ही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 1881 में ये एक्ट आया था। करेक्ट? और
उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके अंदर। अंग्रेज ये एक्ट बना के गए थे, हमने हमारे हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। 2002 के अंदर, 2015 के अंदर, 2018 के अंदर ये वेरियस अमेंडमेंट्स आए हैं और ये एक्ट उसमें हम चेंजेस करते गए हमारे हिसाब से। चलिए अब मैं आपको बता सकता हूं कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। देखिए एक बात बताइए, अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, करेक्ट, तो आप गुड्स यानी कि कोई वस्तु, करेक्ट, गुड्स को आप सेल कर रहे हैं। जब आप गुड्स को सेल करते हैं इंडिया के अंदर तो एक एक्ट है बेटा जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, करेक्ट, बराबर है। तो सर जब हर चीज का एक एक्ट बना हुआ है, जैसे हम इंडिया के अंदर गुड्स को सेल करना है तो उसके लिए अगर एक एक्ट बना हुआ है तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पेमेंट। उस पेमेंट से रिलेटेड भी तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। सर पहली बात, आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, बराबर है। हाँ, अगर आपने बोला कि आप पेमेंट करेंगे और आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? आप क्या कोई सामान कैश में खरीद रहे हैं या फिर क्रेडिट में खरीद रहे हैं? ये डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए अगर मैंने सामान खरीदा और आपको हाथों हाथ सामान दे दिया, करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने हाथों हाथ आपको पेमेंट कर दिया और मुझे सामान भी मिल गया। कैश सेल अगर मैंने करी तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सुनो, अगर किसी ने मुझे क्रेडिट सेल करी, यानी कि मैंने बोला कि मैं आपको पेमेंट 1 महीने बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, टुकड़ों टुकड़ों में दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा, या फिर मैं आपको कैसे दूंगा, तो मैं आपको चेक दूंगा। चेक का नाम आपने सुना होगा, करेक्ट, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो चेक बाउंस हो गया तो, बाउंस मतलब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे और सामने वाली पार्टी ने जाके चेक लगा दिया और खत्म, चेक बाउंस हो गया। बैंक ने बोल दिया कि पेमेंट नहीं है भैया, हाँ, तो सामने वाली पार्टी को पेमेंट नहीं मिला। तो सर ऐसे सामने वाली पार्टी बहुत सारी चीजों में बच सकती है, अपराध कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, पेमेंट ना करेगी तो अगर सेल से रिलेटेड डिफॉल्ट होता है तो हम जाते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पास में। अगर पेमेंट से रिलेटेड डिफॉल्ट होगा या फिर पेमेंट जिस तरीके से हम कर रहे हैं क्रेडिट के हिसाब से, तो हमें आना पड़ेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पास में, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे हर चीज के लिए एक एक्ट बना हुआ है, गुड्स के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, तो क्या जो पूरे हिंदुस्तान में पेमेंट का सिस्टम है, जो पूरे हिंदुस्तान में पेमेंट का सिस्टम है, यानी कि उसको अगर हम लीगलाइज करना चाहते हैं, बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स कुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड बाय नेगोशिएशन लाइक एनी अदर गुड्स। अब देखो, अब आएगा मजा, क्योंकि अब आपको दो शब्द का मीनिंग समझना पड़ेगा। पहला है बेटा इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है नेगोशिएशन। मैं इन दोनों का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद यहां पर आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्ट क्या बोलता है और ये लाइन क्या बोलना चाह रही है। सुनना मेरी बात, एक्चुअली मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल के पास ले जाता हूं, सुनना मेरी बात। अगर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों एक दूसरे के साथ में बिजनेस करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सेल किया, किस पे बेटा? क्रेडिट पे। हम कैश सेल की बात नहीं कर रहे हैं। कैश सेल की बात करोगे तो कुछ है नहीं बात करने के लिए, सामान दिया और पैसा ले लिया, बात खत्म। हम क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं। अगर क्रेडिट पे यानी उधार पे मैंने कोई सामान बेचा, सुनना, ए ने बी को कुछ सामान बेचा, उसने बोला ये 5 लाख रुपए का सामान है। बी ने बोला आई विल पे आफ्टर 1 मंथ, मैं आपको 1 महीने के बाद में पेमेंट दूंगा, ठीक है। अब सुनना, आगे बी ने कुछ सामान सी को सेल किया और उसने भी क्रेडिट पे किया, बराबर है। अब सी ने भी बोला कि मैं आपको पेमेंट 1 महीने के बाद करूंगा। तो बी ने यहां पर बोला कि सुन 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 भाई, मेरी बात सुन, तू ना मुझे पेमेंट मत कर,
मुझे ना ऑलरेडी पेमेंट करना है मिस्टर ए को, तो तू ना डायरेक्टली मिस्टर ए को पेमेंट कर देना। यू पे डायरेक्टली टू मिस्टर ए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? पॉसिबल है क्या? अरे बिल्कुल पॉसिबल है, हम आम जिंदगी में ये करते कि नहीं करते? बिल्कुल पॉसिबल है। तो मिस्टर सी डायरेक्टली पेमेंट करेंगे ए को। अब सुनना मेरी बात सुनना। जब ए ने बी को सेल किया, ठीक है, बी ने बोला कि मैं क्रेडिट पे खरीद रहा हूं, तो ए ने बोला यार मैं भरोसा कैसे करूं? तू एक काम कर, तू एक पेपर पे लिख के दे मुझे, तू एक पेपर पे लिख के दे, ठीक है, और उस पेपर पे तू ना प्रॉमिस कर। तो उसने बोला आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए सम ऑफ 5 लाख रुपीज आफ्टर 1 मंथ। ऐसा उन्होंने लिख के दिया। अब इस कागज को कोरा कागज ना रह जाए, इसकी वैल्यू हो, तो उन्होंने क्या करा, इसको स्टैंप करवा दिया। यहां पर उन्होंने स्टैंप करवा दिया। स्टैंप जब एक बार लग जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट बेटा, मतलब उसको लीगल बना दिया जाता है गवर्नमेंट की नजरों में, वो एज एन एविडेंस एक्सेप्टेबल है इन द कोर्ट। बराबर है, स्टैंप लगा दिया गया और यहां पर बी ने अपनी सिग्नेचर कर दी। देखो, ए का नाम लिखा है, टाइम लिखा है, अमाउंट लिखा है, सिग्नेचर है, स्टैंप है, प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं तुझे 1 महीने के बाद में पैसा दूंगा। ठीक है, करेक्ट। अब मेरी बात सुनना, इस पूरे केस में यही चीज आगे भी हुई। मिस्टर बी ने सेल किया सी को, बराबर है, तो बी ने बोला सी को भाई तू भी मुझे एक प्रॉमिस करके दे। अब सी ने बोला कि आई विल पे बी, मैं बी को पैसा दूंगा। बी ने बोला यार मुझे पैसा नहीं चाहिए यार, तू ना आगे डायरेक्टली ए को कर दे। ठीक है, तो सुनना, यहां पर बी ने क्या किया, जब सी ने बी के नाम पर एक प्रॉमिस नोट बनाकर दिया जिसमें लिखा कि मैं तुझको पेमेंट करूंगा 5 लाख रुपए का, तो बी ने उसके पीछे एक सिग्नेचर करी। बी ने अपनी सिग्नेचर करी एंड सी को बोला पे ए, कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तू ए को पैसा दे दे। क्योंकि जब सी जाएगा या फिर ए सी के पास आएगा कि ला भाई तू मुझे पैसा दे, तो सी बोलेगा तू कहां से आ गया भाई, मैंने तो बी के साथ में ट्रांजैक्शन किया था। तो ए बोलेगा अरे भाई देखना, बी ने पीछे सिग्नेचर करी है और उसने लिखा है कि तू ए को पेमेंट कर, तो तू ना मुझको पेमेंट कर दे डायरेक्टली। अब देखो हुआ क्या है, 3 पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, पेमेंट इंटर क्रॉस हो गया, एक पार्टी दूसरे पार्टी को डायरेक्टली पेमेंट कर सकती है। और ये किसके बदौलत हुआ? एक पेपर के बदौलत हुआ। और इस पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये एक लीगल पेपर है। लीगल पेपर, ऐसे लीगल पेपर को इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये पहला टाइप का इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट, जिसके बारे में आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट इंस्ट्रूमेंट है और बी को ये प्रॉमिसरी नोट मिला था सी से, पर उसने इसको ट्रांसफर कर दिया आगे, यानी ए को। क्या कर दिया बेटा? ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर किया जाता है ना बच्चा, इस ट्रांसफर को बोला जाता है नेगोशिएशन। आपने जब ये वर्ड सुना होगा आपको लग रहा होगा नेगोशिएशन मतलब भाव तोल करना, जो हम दुकान पे करते हैं। ये वो नहीं है बेटा। नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर करना। ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ए को पैसे देने थे बी को, बी ने बोला मुझे मत दे, तू सी को दे दे। तो बी ने सिग्नेचर करी और लिख दिया पे सी। सी को पैसे देने थे डी को, तो उसने सिग्नेचर करके लिख दिया पे डी। डी को पैसे देने थे ई को, तो उसने सिग्नेचर कर दिया पे ई। अब ई को फाइनली पेमेंट चाहिए, वो किसके पास जाएगा? वो चुपचाप ये पेपर लेके जाएगा फर्स्ट पर्सन के पास में कि लाओ भैया मुझे पेमेंट कर दो, मेक दी पेमेंट।
सर इसका मतलब क्या हुआ, आप इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर पे ट्रांसफर किए जा रहे हो, यानी कि आप इसको आगे बढ़ाए जा रहे हो, आप इसको नेगोशिएट करते जा रहे हो। तो सर जब भी कोई ऐसा लीगल पेपर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नेगोशिएट किया जा सकता है, उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और यहां पर 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं मैं। सर ये जो नेगोशिएशन है, अभी देखो, अब ये लाइन पढ़ो आप, कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था जो इंडिया के अंदर लीगलाइज करे, यानी रूल्स बनाए, बाय विच हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम पास कर सके फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड बाय नेगोशिएशन, यानी कि ट्रांसफर। नेगोशिएशन के साथ में आप लिख सकते हो ट्रांसफर। जैसे हम गुड्स को, मैंने कोई सामान खरीदा और उसे आगे बेच दिया, उसने और किसी को बेच दिया, उसके लिए रूल्स बने हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो फिर जब मैं पेमेंट का हक, जो मेरा हक है पेमेंट लेने का, सुनो ना, सिंपल है ना, ये देखो ना, यहां पर पेमेंट लेने का हक किसको था, बी को, बी ने वो हक ट्रांसफर कर दिया सी को, सी ने ट्रांसफर कर दिया डी को, डी ने ट्रांसफर कर दिया ई को। हो क्या रहा है, मेरा जो हक है, राइट है टू रिसीव द पेमेंट, मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं आगे और किसी के नाम पर। इसे कहते हैं बेटा नेगोशिएट करना। जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं, आप सिर्फ एक कागज को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपने राइट को भी आगे बढ़ा रहे हो, आप और किसी को हक दे रहे हो कि भाई देख, पैसे तो मुझे लेने थे पर अब पैसे तुझे मिलेंगे क्योंकि मैंने तेरा नाम लिख दिया है, मैंने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यहां पर बनाया गया था। अभी आप डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ में। ठीक है, हालांकि इस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 13 जो है वो डायरेक्टली ये लिखता है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और साथ में उन्होंने खतरनाक लाइन लिख दी है, पेबल ईदर टू ऑर्डर और बेयरर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी शांति रखो। मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है, इन्होंने बस ये लिख दिया है कि इस डेफिनेशन के अंदर, कि इसके अंदर 3 टाइप के प्रॉमिसरी नोट्स, 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, हमको डेफिनेशन चाहिए थी, हमने बना दी डेफिनेशन। हमने बोला कि नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। अच्छा, कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। बस रुक जाए, हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो लीगल हो, जिसको मैं इनफाइनाइट टाइम्स ट्रांसफर कर सकूं, इनफाइनाइट टाइम्स में ट्रांसफर कर सकूं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इनफाइनाइट टाइम्स ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो मैं उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलूंगा। इसलिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। भैया कोई रुकावट नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे बिजनेस है और उन बिजनेसेस का अपना अपना करने का तरीका है, कस्टम्स। जैसे डायमंड के बिजनेस में एक कोई पेपर पे लिख कर किसी ने बोल दिया कि मैं तुझे इतना पेमेंट करूंगा, वो पेपर आगे ट्रांसफर होते जाता है, या फिर कुछ एक टुकड़ा दिया जाता है, उस टुकड़े को मैच किया जाता है और बोला जाता है कि ओके आपको पेमेंट मिल जाएगा। हमारे यहां पर बहुत सारे कस्टम्स है इंडिया में, जो परंपरा है उसको फॉलो करते हुए नेगोशिएशन अलाउड किया गया है। तो आपको इस एक्ट को फॉलो करना है और हिंदुस्तान में जो कस्टम्स चल रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको देखना है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो लीगल है, जिसको मैं फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकता हूं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी आप समझिएगा मेरे साथ में, सिंपल सी बात है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, करेक्ट, तो हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। ट्रांसफर करने के बेटा 2 तरीके हैं, ट्रांसफर करने के तरीके 2 हैं। ठीक है, पहला है
डिलीवरी के थ्रू और दूसरा है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के थ्रू। ठीक है, समझ में नहीं आया ना, क्योंकि आपको अभी ये वर्ड नहीं पता है इंडोर्समेंट, और इंडोर्समेंट वर्ड मैं आपको समझाने वाला हूं। पर आपको ये समझना है कि जैसे ही वो पेपर ट्रांसफर होता है दूसरे के पास जाता है, मैंने आपको बोला ना सिर्फ पेपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस पेपर में जो प्रॉपर्टी है इन सच एन इंस्ट्रूमेंट वो पास हो रही है सामने वाले पर्सन के पास में फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू मतलब ए ने बी को जब सामान बेचा, बी ने सी को जब सामान बेचा, तो सी को वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फोकट में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है, उसे फॉर वैल्यू मिला है। मतलब उसने उसके लिए कुछ पेमेंट किया है, उसने गुड्स दिए हैं, उसने कुछ न कुछ कंसिडरेशन वहां पर रखा है। कंसिडरेशन इज द लीगल वर्ड, कंसिडरेशन। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि इंडोर्समेंट क्या होता है और डिलीवरी क्या होती है। ये दो चीज समझेंगे आप तो आपको मजा आएगा। ठीक है, आपको मजा आएगा कि आखिरकार इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कैसे किया जाता है। देखो, आ जाओ। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। ठीक है, वो सेक्शन ये बोलता है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो एक पेपर को, ठीक है, तो आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो। उस पेपर पे जो राइट है, हक है, उस पेपर के हिसाब से पेमेंट रिसीव करने का, उसका ओनर मैं था। जब मैंने उसको आगे बढ़ा दिया तो मैंने दूसरे को ओनर बना दिया, दूसरे को मैंने ओनर बना दिया। और वो ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। यानी सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप सेक्शन 47 को फॉलो कर सकते हो और सेक्शन 48 को फॉलो कर सकते हो। आ जाओ, 47 में आपको दिख रहा होगा सिर्फ डिलीवरी लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। अभी सुनो, अभी समझ में नहीं आएगा, से सुनते जाओ। यहां लिखा है पेबल टू बेरर और यहां लिखा है पेबल टू ऑर्डर। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो हमें से थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा, हमें पेबल टू बेरर और पेबल टू ऑर्डर समझना पड़ेगा। उसके बाद में हमको ऑटोमेटिकली ये समझ में आएगा कि डिलीवरी कब होती है और इंडोर्समेंट कब होता है। ठीक है, चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराओ मत बेटा, बिल्कुल घबराओ मत। ठीक है, अब देखना। मैंने मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया बेटा, मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया। ठीक है, उस प्रॉमिसरी नोट में मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे डैश 10,000 रुपीज आफ्टर 1 मंथ, और मैंने यहां सिग्नेचर कर दी, और मैंने यहां सिग्नेचर कर दी कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 1 महीने के बाद में मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर किसी का नाम लिखा हुआ है? क्या यहां पर आपको किसी का नाम दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं सर, आपने तो ब्लैंक कर दिया, आपने तो डैश कर दिया सर, डैश मतलब यहां पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो सर पेमेंट किसको करना है? लो, फंस गए ना बेटा, फंस गए ना। पेमेंट किसको करोगे? अब देखो, यहां पर पैसा देने वाला कौन है? पेयर, जिसने यहां पर सिग्नेचर करी है। ठीक है, और पैसा मिलेगा किसको? जिसका यह नाम यहां पर खाली रखा हुआ है, यानी कि पेई। तो जब जब पेई का नाम खाली है, पेई का नाम ब्लैंक है, यानी कि हमने बताया ही नहीं कि हम किसको पेमेंट देने वाले हैं, हमने सिर्फ ये प्रॉमिस किया कि मैं 10,000 रुपए तुझे दूंगा, पर मैंने नाम नहीं लिखा है, मैंने नाम नहीं लिखा है। नेम ऑफ पेई इज ब्लैंक, खाली रखा हुआ है। अच्छा, या फिर मैंने लिखा हुआ है पे बेरर, बेरर
बेरर मतलब जो बेयर करता है, जिसके पास में वो कागज है, जिसके पास में वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अगर यहां पर लिखा हुआ है पे बेरर या फिर पेई का नाम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर मैंने लिखा है पे पप्पू, पे पप्पू और बेरर, इसका मतलब कि ए ने बोला कि मैं पप्पू को पैसा दूंगा और पप्पू पप्पू या फिर जो भी इसको बेयर करे उसको, मतलब जिसके पास में ये इंस्ट्रूमेंट हो उसको। कितने कॉम्बिनेशन हो गए बेटा, कितने कॉम्बिनेशन हो गए। मैंने कागज पे लिखा कि किसी का नाम नहीं लिखा मैंने, ब्लैंक है, या मैंने लिख दिया बेरर को पे करूंगा, या मैंने किसी का नाम लिख दिया और साथ में लिख दिया बेरर। अब सर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? बेरर इंस्ट्रूमेंट। मतलब जहां पर किसी का नाम लिखा ही नहीं है, या नाम लिख के मैंने शब्द जोड़ दिया है पेबल टू बेरर, यानी जो इसको बेयर करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो इसको बेयर करेगा उसको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल दे दूं मैं अब आपको? हाँ, चलिए एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। अभी और आगे चलते, अभी आपने बेरर सुन लिया, ठीक है, बेरर के लिए आपको समझ में आ गया कि बेरर होने के लिए क्या है कि जो इसका पैसा जिसको मिलने वाला है पेई, उसका नाम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पे डैश ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट, या फिर नाम लिखा हुआ है और उसके साथ में शब्द लिखा हुआ है बेरर, या फिर नाम के साथ में लिख दिया बेरर, जो इसको बेयर करे उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट, अभी रुक जाना, अभी रुक जाना, अभी इंडोर्समेंट मैंने आपको समझाया नहीं है, ठीक है, अभी मैंने आपको बेरर समझाया है, अब मैं आपको ऑर्डर समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल लेना मेरे साथ में, एग्जाम्पल लो, बंदा है पप्पू, उसको एक्टिंग सीखनी है, उसने एक्टिंग क्लासेस ली खड्डा से, खड्डा अपना एक्टर है, खड्डा ने बोला मेरी फीस है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, करेक्ट। पप्पू ने एक पेपर बनाया, उस पे उसने लिखा ओके आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे, क्या नाम लिखा हुआ देखना, खड्डा, नाम लिखा हुआ है खड्डा, आई प्रॉमिस टू पे खड्डा 50,000 रुपीज आफ्टर 1 मंथ, और उसने यहां पर सिग्नेचर कर दी। किसने सिग्नेचर कर दी बेटा? पप्पू ने। अब स्टोरी सुनना, क्या यहां पर नाम लिखा हुआ है? क्या जिसको पैसा मिलने वाला है उसका नाम लिखा हुआ है? यस। तो क्या ये बेरर होगा? नहीं होगा, बेरर में नाम नहीं लिखा होता है, या फिर बेरर शब्द लिखा हुआ होता है। सर मतलब यहां पर कहानी और कुछ है। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पप्पू ने लिखा आई विल पे खड्डा, या पप्पू ने लिखा आई विल पे खड्डा और हिज ऑर्डर, और हिज ऑर्डर, यानी कि खड्डा जिसको बोले उसको दे दूंगा। खड्डा बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्रीति को पैसा देना है, तो खड्डा या उसके ऑर्डर को। जैसे बेरर में हमने शब्द क्या देखा था कि खड्डा और बेरर, अगर खड्डा और बेरर लिखा रहता तो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता, पर अगर लिखा हुआ है पे टू खड्डा और हिज ऑर्डर, या खड्डे का नाम यहां पर लिखा हुआ है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है, सुनना आप ध्यान से, यहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पे खड्डाज ऑर्डर। लो भैया, मतलब खड्डाज यानी खड्डा के ऑर्डर को, खड्डा के ऑर्डर को, यानी कि डायरेक्टली हम प्रीति का नाम बोल रहे हैं। यहां पर तो बोल रहे हैं खड्डा या प्रीति, खड्डा या प्रीति, यहां पर बोल रहे हैं खड्डे के ऑर्डर को यानी कि प्रीति को। ये तीनों पॉसिबिलिटी जब होती है इंस्ट्रूमेंट में, जब किसी का नाम लिखा हुआ रहता है, या किसी के नाम के साथ में ऑर्डर लिखा हुआ रहता है, या ऐसा लिखा रहता है कि उसके ऑर्डर को मैं पेमेंट करूंगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बेटा हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। देख लो,
अभी आओ डेफिनेशन में। ऑर्डर, पेई नेम इज मेंशन्ड, खड्डे का नाम लिखा हुआ है, या खड्डे के साथ में लिखा हुआ है टू हिज ऑर्डर, या डायरेक्टली लिखा हुआ है उसके ऑर्डर को। तो बेरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऐसे दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम मिसिंग है, नहीं लिखा है, बेरर शब्द लिखा है, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट। जब किसी का नाम मेंशन्ड है, उसके नाम के साथ में ऑर्डर लिखा हुआ है, या उसके ऑर्डर को पे करूंगा ऐसा लिखा हुआ है, तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब मुझे लास्ट पॉइंट आपको समझाना है, वो है इंडोर्समेंट और इंडोर्समेंट। चल आ जाओ, इंडोर्समेंट को समझते हैं। इंडोर्समेंट के लिए मुझे आपको एक देना पड़ेगा अच्छा सा एग्जाम्पल, पर मैं इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैं ना ये जो मैंने लिखा है, हाँ, इसको मैं रहने देता हूं, नेक्स्ट पेज पे इसी एग्जाम्पल को मैं लेके जाता हूं। ठीक है, सुनना, क्या था कि पप्पू ने एक्टिंग क्लासेस ली है, किससे? खड्डा से, बराबर है। एक्टिंग क्लासेस ली है उसने खड्डा से। पप्पू ने एक पेपर बनाया और उसने बोला कि मैं आपको 50,000 रुपए पे करूंगा। किसको? उसने लिखा है कि खड्डा, आई विल पे यू 50,000 रुपीज, और पप्पू ने अपनी सिग्नेचर करी है। अब बात सुनना, माहौल क्या बन रहा है। खड्डा जाता है डेंटिस्ट के पास में उसके दांत सही करवाने के लिए। डेंटिस्ट है चड्डा, डॉक्टर चड्डा। अब डॉक्टर चड्डा को 50,000 रुपीज पे करने हैं खड्डा को। तो खड्डा भी एक पेपर बनाता है, बोलता है आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे डॉक्टर चड्डा, मैं आपको 50,000 रुपीज पे करने का प्रॉमिस करता हूं। करेक्ट, बराबर है। सुनना मेरी बात। तो खड्डा बोल रहा है यार मुझे इस बंदे से ऑलरेडी 50,000 रुपीज लेने हैं, मैं ऐसा करूं, मैं पप्पू को बोल दूं कि तू मुझे पेमेंट मत कर, तू डायरेक्टली मिस्टर चड्डा को पेमेंट कर देना। ऐसा हुआ, ओके ओके, ऐसा हुआ। पर सुन, उसने बोला यार अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे अलग से प्रॉमिसरी नोट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसी के पीछे या फिर आगे, मैं इसी के पीछे या फिर आगे जो पप्पू ने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, मैं उस पर मेरी सिग्नेचर कर देता हूं, मेरी सिग्नेचर कर देता हूं, और मैं लिख देता हूं पे डॉक्टर चड्डा, कि आप डॉक्टर चड्डा को पेमेंट कर दीजिए। करेक्ट। अब देखो हुआ क्या इसमें, इसमें हुआ क्या है, इसमें शानदार चीज हुई है। इसमें यह हुआ है कि यहां पर जब मिस्टर खड्डा ने पीछे सिग्नेचर करी है और उसने किसी का नाम लिखा है पे डॉक्टर चड्डा, इसका मतलब है इसे हम बोलते हैं इंडोर्स करना। इंडोर्स करना यानी कि सिग्नेचर करके किसी का नाम लिखने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडोर्समेंट। अब इस इंडोर्समेंट को, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपको अब मजा आएगा जब आप बेरर और ऑर्डर के साथ में इस कॉन्सेप्ट को अटैच करेंगे। मतलब इंडोर्समेंट मतलब क्या हुआ, सिग्नेचर करके किसी का नाम लिखना और उस चीज को आगे बढ़ाना। सुनना, मुझे एक बात बताओ, जब कोई इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट, तो अगर मैं इंडोर्स कर रहा हूं और इंडोर्समेंट भी किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं इंडोर्समेंट पे भी किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा, तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट ही होगा, वो बेरर इंस्ट्रूमेंट ही होगा। मतलब ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया और बी ने उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे सिर्फ सिग्नेचर कर दी और नाम छोड़ दिया। हुआ क्या, हुआ क्या? अरे ये तो यही हुआ कि उसने सिग्नेचर तो कर दी पर आगे पेमेंट किसको देना है नहीं पता। मतलब ये बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। यहां पर मिस्टर ए ने बोला था कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको 50,000 पे करूंगा आफ्टर 1 मंथ, और बी का उसने नाम लिखा था। बी ने उस पर सिग्नेचर करके किसी का भी नाम नहीं लिखा। तो पता है बी ने क्या करा, बी ने इंडोर्समेंट तो किया है बट उसने ब्लैंक इंडोर्समेंट किया है। और जब ब्लैंक इंडोर्समेंट होता है तब आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाता है
इनटू एन इनटू अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है बेयरर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में दैट जहां पर लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होता है, मतलब अब वो आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, किसी को भी जिसके हाथ में ये होगा उसके हाथ में वो उसका ओनरशिप होगी, वो उसका मालिक होगा। चलिए, तो ये हो गया इंडोर्समेंट की बात। ठीक है, अब इंडोर्समेंट ब्लैंक में कब है? जब किसी का नाम नहीं लिखा है। अगर इसका मैं ऑपोजिट कर दूं कि सिग्नेचर करके किसी का नाम लिख रखा है, इंडोर्समेंट इन फुल। इन फुल इसका मतलब ए ने बोला कि मैं बी को पैसे दूंगा, बी ने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, सी को पैसा दे, नाम लिखा, सिग्नेचर करी, इंडोर्समेंट तो हुआ है, इन फुल हुआ है। बी ने बोला सी को दे दे, मुझे नहीं चाहिए, सी ने बोला मुझे भी नहीं चाहिए, ये ले मेरी सिग्नेचर एंड डी, पे डी। भैया इसने भी फुल इंडोर्समेंट कर दिया। मतलब जब इंडोर्समेंट फुल होता है, किसी का नाम लिखा हुआ रहता है या ऑर्डर शब्द लिखा हुआ है या किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जब लास्ट इंडोर्समेंट भी ब्लैंक होता है या शब्द बेरर लिखा होता है तो, या किसी का नाम नहीं लिखा है, तो हम उसे बेरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये हमने क्यों पढ़ा था बेटा? हमने इसलिए पढ़ा था कि हमको समझना था कि ट्रांसफर करने के कितने तरीके होते हैं, कितने मोड्स होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डिलीवरी करने का तरीका। मुझे एक बात बताओ, जब किसी का नाम लिखा ही नहीं है तो जिसको थमा दो उसका वो पेपर हुआ ना। ट्रांसफर करने का सिंपल तरीका है डिलीवरी ओनली। और ये कब एप्लीकेबल होगा बच्चा? जब बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा तब। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट के केस में पेबल बाय ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी ओनली काम हो जाता है। बट आपको डिलीवरी के साथ में आपको लगेगा इंडोर्समेंट, यानी आपको लगेगा सिग्नेचर। सिर्फ डिलीवरी से काम नहीं होगा। कब? जब आपका इंस्ट्रूमेंट होगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ए ने लिखा है कि मैं बी को 50,000 रुपए दूंगा और बी उसको आगे बढ़ाना चाहता है, तो भैया बी सिर्फ डिलीवरी नहीं कर सकता, बी सिर्फ कागज की डिलीवरी कर देगा। और सी जब ए के पास में पहुंचेगा तो ए बोलेगा भाई मैं तुझे पैसे क्यों दूं, तू कौन, आगे निकल, तू कौन है भाई। तो अगर सी बोलेगा कि ए भैया देख ले ये कागज है, तूने बी को दिया था और बी ने यहां पर सिग्नेचर करके लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, हाँ तो ठीक है। मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को डिलीवरी के साथ में इंडोर्समेंट लगता है और बेयरर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डिलीवरी से काम हो जाता है। ऐसे दो तरीके के मोड्स ऑफ नेगोशिएशन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि ट्रांसफर ओनरशिप की कैसे कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। अगर पेबल टू बेयरर है, मतलब ऐसा लिखा हो बेयरर, या लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक हो, तो आप सिर्फ डिलीवरी से उसका ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर पेबल टू ऑर्डर है, मतलब ऐसा लिखा हो कि पेबल टू ऑर्डर, या किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा हो, या ऐसा कोई ट्रांसफर का प्रोहिबिशन ना हो, यानी कि वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा, नेगोशिएबल, नेगोशिएट नेगोशिएट नेगोशिएट, तो वहां पर लगेगा इंडोर्समेंट और डिलीवरी। ये था सेक्शन 14, सेक्शन 47 और सेक्शन 48। इसी के साथ में मैंने आपको समझा दिया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रांसफर कैसे करते हैं, यानी कि नेगोशिएट कैसे करते हैं। अब सही समय है ये समझने का, क्या हर पेपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। समझे इस बात को? देखो सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन कि जो भी होगा राइटिंग में होगा, राइटिंग में होना अति आवश्यक है। इट इज नेसेसरीली शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड। भैया सिग्नेचर होनी चाहिए। ए बोल रहा है बी को कि मैं पैसे दूंगा, तो भाई लिख के दे, और ए के सिग्नेचर होने चाहिए।
ए के सिग्नेचर होना चाहिए, एसेंशियल कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। मैंने बोल दिया भाई सिर्फ ना तेरे लिए, हाँ, सिर्फ तेरे लिए, ए टू बी, मैं बी को पैसे दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, ऐसा लिख दिया उसने कि बी को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। ए भैया क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, हाँ? तो क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? वो इंस्ट्रूमेंट तो है पर नेगोशिएबल नहीं है। हम पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एसेंशियल कंडीशंस क्या है, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ताकि मैं उसको ट्रांसफर कर पाऊं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि इन्फिनिटी तक। सिर्फ तेरे लिए गलत है, सबके लिए, जिसको देना हो दे भाई। अब सुनना अगला, होल्डर्स टाइटल शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ए भैया स्टीव जॉब्स एप्पल को सेल कर रहा है, एप्पल कंपनी को, वो उसका ओनर है तो उसको सेल कर सकता है। भाई मैं मेरा आईफोन सेल कर रहा हूं तो मेरा होना चाहिए ना वो। यार तुम जो चीज सेल कर रहे हो तुम्हारी होनी चाहिए, मतलब टाइटल मतलब उसकी ओनरशिप। तो होल्डर की जो टाइटल है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए। ए ने जब बी को बोला कि मैं तुझे पैसा दूंगा 50,000 रुपए, करेक्ट, तो ये जो कागज है इस कागज से ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। बी ने बोला कि तू सी को दे देना, सी बोल रहा है कि यार जो बी का पैसा लेने का हक था वो मेरे पास में आ गया है। ये जो हक ट्रांसफर हुआ है ना, हाँ, ये उसका टाइटल सही होना चाहिए। कब होगा? जब बी को सही तरीके से मिला है ये पेपर तब। अगर बी ने इस पेपर की चोरी करके आगे बढ़ा दिया है तो सी का जो टाइटल है क्या वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, यह भी एक एसेंशियल कंडीशन है। अच्छा सुनो, क्या कोई भी कंडीशन होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। इट शुड बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होनी चाहिए। आप प्रॉमिस कर सकते हो या ऑर्डर कर सकते हो। जब आप प्रॉमिस करते हो तो उसको प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है, जब आप उसको ऑर्डर करते हो तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। और यह होगा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ओनली एंड ओनली फॉर मनी। मैं बोलूंगा मैं प्रॉमिस करता हूं मेरा घोड़ा तुझे बेच दूंगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे मेरा लैपटॉप दे दूंगा, नहीं, मुझे सिर्फ पैसे वाला ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, बाकी और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। अब तीन चीजें सर्टेन होनी चाहिए, यानी कि ये तीन चीजें होनी ही चाहिए। पहली, पैसा किसको दे रहे हो? जिस व्यक्ति को दे रहे हो उसका नाम होना चाहिए। तो सर आपने बोला था बेरर इंस्ट्रूमेंट भी तो होता है, वहां पर तो किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। कोई बात नहीं ना, हमने वहां लिखा तो है बेरर। अरे बेरर हमने लिखा तो है उसके अंदर, मतलब हम खुद ही बोल रहे हैं भैया जिसको रखना उसको रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब सर्टेनिटी तो है कि भैया हमने बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है। अच्छा, समय कब? भैया टाइम, आप पेमेंट कब करोगे? 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, कल, सुबह, 4 महीने बाद, 1 साल बाद। टाइम लिखा होना चाहिए और पैसा भी लिखा होना चाहिए। मतलब मैं बोलूंगा मैं तुझे पैसा दूंगा, भाई कितना देगा? मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे ऑयल 100 किलो 100 लीटर ऑयल दूंगा, भाई कौन सा ऑयल देगा? हाँ, मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो तो प्रॉमिस ढंग से करो। बताओ कितना पैसा दोगे, बताओ कब दोगे, बताओ किसको दोगे। ये तीन चीजें सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी डिलीवर्ड। अब सुनना, इसके लिए एग्जांपल देने वाला हूं। डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट मतलब मियर, मियर मतलब मात्र, मात्र ड्रॉ करने से काम हो जाता है। मैंने एक पेपर बनाया, अच्छा सुंदर सा चेक, मैंने लिखा मैं सीजे को 1 लाख रुपए दूंगा, सिग्नेचर, और मैंने मेरी ड्रॉवर में रख दिया। 5 दिन से मेरी ड्रॉवर में, मेरी दराज में रखा हुआ है, क्या करूं उसका? क्या वो नेगोशिएबल है? अरे कहां का नेगोशिएबल भाई, डिलीवरी तो हुई नहीं है, आपने उस चेक को निकाल के किसी को दिया ही नहीं है। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। अगर मेरी ड्रॉअर में चेक रखा हुआ है, ठीक है, और वो रखा हुआ है, मैंने किसी को दिया क्या?
जब तक दूंगा नहीं तब तक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। इसलिए डिलीवरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, मनी के लिए ही होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए और डिलीवर्ड होना चाहिए। अब सुनो, डिलीवरीज की बात आ ही गई है तो जरा बात कर लेते हैं। देखो कि डिलीवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में। देखो एक एग्जांपल देता हूं कि पप्पू है, पप्पू ने खड्डे के नाम पर एक चेक बनाया 50,000 रुपए का, ठीक है, 50,000 रुपए का चेक बनाया उसने। हाँ, खड्डा ने उस चेक पर पीछे इंडोर्समेंट करा, उसको साइन करा और उसमें लिख दिया कि ये पैसा चड्डे को जाएगा। मतलब खड्डे ने इंडोर्स किया और इंडोर्स करके उसने सिग्नेचर करके लिख दिया पे चड्डा, बराबर है। पर सुनो, ये उसने किसी को दिया नहीं, ये इसकी ड्रॉअर में रखा हुआ है, ये इसकी ड्रॉअर में रखा हुआ है। अब मेरी बात सुनना, खड्डे की डेथ हो गई, खड्डा हमारे बीच में नहीं रहा बेटा, बराबर है, और इसकी मैयत पे चड्डा पहुंचा और चड्डा रो रहा है और रोते रोते उसके कमरे में गया और उसको उसकी ड्रॉवर में एक चेक मिल गया। उसने चेक निकाल के देखा, अरे तो मेरे नाम का ही है, खड्डा मुझे पेमेंट करने वाला था, ये चेक तो मेरा ही है, मैं ले लेता हूं। उसने वो ड्रॉवर से चेक निकाला और ले लिया, ठीक है, ही फाउंड इट इन द ड्रॉवर एंड ही टुक इट। मुझे एक बात बताओ, क्या नेगोशिएशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई। और डिलीवरी कब होती है? डिलीवरी हमेशा वॉलेंटरीली होती है, मतलब अपनी इच्छा से करी हुई होती है। क्या यहां पर खड्डा ने वॉलेंटरीली चड्डा को वो चेक दिया? क्या उसने सिर्फ ड्रॉ करा, सिर्फ इंडोर्स करा और ड्रॉअर में रख दिया? क्या उससे डिलीवरी हो गई? नहीं हुई। तो नेगोशिएशन कब कंप्लीट होगा? जब डिलीवरी होगी। इसलिए डिलीवरी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, आ जाओ। कबीर ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया शिवानी के नाम पर कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुझे 5 किलोग्राम गोल्ड दूंगा अगले महीने। क्या प्रॉमिसरी नोट है? क्या बोला था? सिर्फ पैसा होना चाहिए, ओनली मनी। गोल्ड का लिखा हुआ प्रॉमिस प्रॉमिसरी नोट के अंदर नहीं आएगा। एक नोट लिखा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है पे 20,000 ओनली टू राघव। सर ये तो सही लग रहा है, राघव का नाम वाम आ गया भाई, सिर्फ राघव को, सिर्फ मना कहता है मैंने, सिर्फ तेरे लिए नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट टाइम्स नेगोशिएशन करने की ताकत होनी चाहिए। इनफाइनाइट टाइम्स हुआ क्या? नहीं हुआ। ओनली टू राघव लिखा है, इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ सर, मैं 8,000 रुपए रमेश को दूंगा अगर वो फाइनल एग्जाम में पास हो जाएगा। सर कंडीशन क्यों लगा रहे हो? बिना कंडीशन का होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन लगाओ जो सर्टेन हो, तो हम माने कि मैं उसको दूंगा 50,000 रुपए अगर सी मर जाएगा तब। भाई सी का तो मरना है कभी ना कभी, कभी ना कभी तो सी मरेगा ना, तो ठीक है। बट ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या उस कंडीशन की वजह से मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको यहां पर दिए हैं। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी हो गई, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको ले चल रहा हूं डायरेक्टली कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। टाइप्स है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये समझाऊंगा और मैं इस क्लास को यहां पर खत्म कर दूंगा। इस वीडियो को छोटा सा लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है। चलिए अब तीनों को मैं एक एक करके समझाता हूं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है।
छोटा सा टॉपिक है इसको, क्योंकि बेस आपके पास तैयार हो गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग समझ गए हैं। आप लोग ये समझ गए हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के अंदर बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और उसके साथ में इंडोर्समेंट क्या होता है वो भी समझ गए। आप ना पता है एसेंशियली इतना बड़ा लेवल जो है ना सीए फाउंडेशन का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, उसके बेसिक्स आप समझ चुके हो। अब सुनना, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस, दो पार्टीज होती है, पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2, बनाने वाला मेकर और जिसको पैसा मिल रहा है वो पेई। जिसको पैसा मिलता है ना वो हमेशा पेई होता है, पेई, ठीक है, दोनों केसेस में। तो जब सिर्फ दो ही पार्टीज होती है और एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस कर रहा है, वो भी राइटिंग के अंदर, और ये जो प्रॉमिस है ना बच्चा, ये अनकंडीशनल है। क्या है? अनकंडीशनल, बराबर है। और सिर्फ मनी के लिए सारी एसेंशियल कंडीशंस हम लोग पढ़ के आए ना अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो एज इट इज प्रॉमिसरी नोट पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। सो जब दो पार्टीज होती है और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा बेटा प्रॉमिसरी नोट। देखो, जगह का नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, स्टैंप लगा हुआ है ना, अमाउंट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है कि 3 महीने के बाद में। प्रॉमिस शब्द आया है कि मैं रमेश को, यानी कि पेई जिसको पैसा मिलेगा, या उसके ऑर्डर को, देखो नाम और ऑर्डर दोनों लिखा है ना, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ। और अमाउंट भी लिखा हुआ है फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कोई फ्री फोकट में नहीं है, वैल्यू के लिए है, कंसिडरेशन के लिए है, टू श्री रमेश। यानी बनाने वाले ने अपने सिग्नेचर करे हैं, प्रॉमिस किया है, अमाउंट लिखा है, जगह का नाम, डेट लिखी है, स्टैंप लगाया है, ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है। ऐसी कुछ सेम चीज आपको हमारे करेंसी नोट पर भी देखने के लिए मिलेगी। आपने कभी अपना करेंसी नोट रुपीज अगर ध्यान से देखा हो बेटा, तो उस पर लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 100 रुपीज, 50 रुपीज, जो भी है, जितने का नोट है, लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे सम टू बेरर। बेरर मतलब धारक, जो उसका धारक होगा उसको। तो सर ये भी तो एसेंशियली प्रॉमिसरी नोट हो गया। एक पेज है, एक कागज है, उस पे गवर्नर की सिग्नेचर है बेटा, गवर्नर सिग्नेचर करता है यहां पर, हाँ, और गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है कि जिसके पास में भी ये नोट होगा उसको 50 रुपए की वैल्यू मिलेगी, 100 रुपए की वैल्यू मिलेगी, 500 रुपए की वैल्यू मिलेगी। और सुनो, ये जो प्रॉमिसरी नोट है ना, ये आप और मैं नहीं बना सकते। सेक्शन है एक आरबीआई एक्ट का, सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट का बोलता है कि ऐसा जो प्रॉमिसरी नोट होता है करेंसी वाला, कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेरर। हम नहीं बना सकते पेबल टू बेरर। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेबल टू बेरर प्रॉमिसरी नोट बना सकती है। तो सर इतनी बड़ी रामायण गाई आपने, बेरर 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 वाली, वो प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर हम नहीं बना सकते। आप और हम जब भी प्रॉमिसरी नोट बनाएंगे ना, हम बनाएंगे पेबल टू ऑर्डर। क्या बनाएंगे? पेबल टू ऑर्डर, ठीक है। चल, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड और इशू पेबल टू बेरर, ओके, ओनली बाय रिजर्व बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में बेटा दो पार्टीज होती है, एक बनाने वाला होता है जिसको हम मेकर बोलते हैं, एक जिसको पैसा मिलता है पेई, उसको इशू किया जाता है। ये एक एग्जांपल दिया है, जैसे एक बंदे ने दूसरे बंदे को के साथ में ट्रांजैक्शन किया है। लेट्स से मिस्टर बी ये सप्लायर है, इन्होंने सप्लाई किया है, तो कस्टमर है, उनको पेमेंट करना है, तो उसने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, उसने बोला मैं 1 महीने के बाद में आपको दूंगा। तो बेटा ये कस्टमर हो गया बनाने वाला ड्रॉवर, मेकर या पेयर यानी कि जो पैसा देगा, और ये पर्सन होगा बेरर। अगर इसके किसी का नाम नहीं लिखा है तो, अगर लिखा है तो पेई का नाम लिखा रहेगा। और इस बंदे को पैसे देने हैं तो ये मेरे लिए क्रेडिटर होगा और ये पर्सन इसके लिए डेटर होगा, ठीक है, ओके। तो ये हुआ प्रॉमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट। अब सुनना अगर मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझाना चाहूं तो बड़ा सिंपल है बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज में ना 2 की जगह 3 पार्टीज होती है,
सुनना, एक है बनाने वाला ड्रॉअर, जिसके ऊपर वो बना रहा है वो है ड्रॉई, और जिसको पैसा मिल रहा है वो है पेई। मतलब यहां पर तीन लोग होते हैं, तीन लोग होते हैं। जो पर्सन बना रहा है, जो पर्सन यहां पर बना रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है इस पर्सन को। मैं एग्जांपल देता हूं, सीजे ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया डीजे के ऊपर कि सुन तू श्रेया को पेमेंट कर देना। तो मैं हुआ ड्रॉवर, जिसके ऊपर बनाया गया है वो हुआ ड्रॉई, और जिसको पैसा मिल रहा है वो हुआ पेई। सर ऐसे तो कोई भी पर्सन किसी के ऊपर भी बिल ऑफ एक्सचेंज बना देगा, तो क्या यहां पर डीजे को पेमेंट करना कंपलसरी हो गया क्या? नहीं, डीजे क्या करेगा? पेमेंट करने वाला है। कब? जब वो एक्सेप्ट करेगा, तब एक्सेप्ट करने के बाद। वरना हर कोई बंदा किसी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देगा ना। बिल ऑफ एक्सचेंज नाम यही बेटा, एक बिल ड्रॉ किया गया है जहां पर ऑर्डर किया जा रहा है एक पर्सन को कि सुन तू तीसरे पर्सन को पेमेंट कर। इसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा। और बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ ऐसा दिखता है। देखो यहां पर भी स्टैम्प्ड है, स्टैम्प के ऊपर सिग्नेचर है, क्रॉस करती हुई, आधी स्टैम्प के ऊपर है और आधी नीचे है, ताकि इस स्टैम्प का कोई मिसयूज ना कर पाए। अमाउंट लिखा है, नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, मतलब टाइम भी है, बनाने वाले का नाम लिखा है, जिसको पेमेंट, देखो अब सुनना, पढ़ो, 60 डेज आफ्टर डेट पे टू वसुंधरा जोशी। किसको पैसा मिलना चाहिए? वसुंधरा जोशी। कौन हुआ? पे ही हुआ। और हिज और हर ऑर्डर सम ऑफ ₹9,500 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, वैल्यू के लिए। किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है? राजनाथ के ऊपर। राजनाथ हुआ ड्रॉई। जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है एक्सेप्टर। ड्रॉई ने यहां पर एक्सेप्टेड की सील मारी और अपनी सिग्नेचर करी। इसका मतलब कि राजेश ने बनाया है, तो राजेश हुआ ड्रॉवर। किसके ऊपर? राजनाथ के ऊपर। और राजनाथ ने एक्सेप्ट करा तो वो बन गया एक्सेप्टर। और पैसा किसको मिलेगा? वसुंधरा जोशी को। तो वो हुई पेई। ठीक है, ऐसे तीन पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर होती है। ओके, लास्ट है आपका बेटा चेक। चेक ना एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा। आपको डिफरेंस बताता हूं मैं, बहुत प्यारा। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो यहां पर भी तीन पार्टीज होनी चाहिए, बराबर है। आप चेक देते हो किसको? बैंक को। सीजे ने एक चेक ड्रॉ किया, मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक पे। मैंने एक चेक ड्रॉ किया बैंक के ऊपर और मैंने बैंक को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि सुनिए आप पेमेंट करिए श्रेया को। तो सर एकदम सिमिलर लग रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा। क्या यहां पर तीन पार्टीज है? यस। क्या यहां पर एक बनाने वाला है? यस। क्या किसी के ऊपर ड्रॉ किया गया है? यस। क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या डिफरेंस चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में? ये डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। आपने कभी ऐसा सुना है बैंक को आपने चेक दिया, बैंक बोलेगा मैं सोचूंगा, देखता हूं पेमेंट करना है कि नहीं करना, ए भैया अकाउंट है मेरा तेरे बैंक में, चल पेमेंट कर, बराबर है। यहां पर एक्सेप्टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। और दूसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में, चेक में जो ड्रॉई है, ड्रॉई ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ये हमेशा बैंक होता है। ऑलवेज ऑलवेज। देख लो, देख लो, आ जाओ। ये ऐसा चेक दिखता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर चेक ड्रॉ किया गया है, तो ये ड्रॉई हो गया। मैंने नाम लिखा टीच लेन का कि टीच लेन को पेमेंट करो।
5,000 रुपीज, बराबर है। यहां पर मैंने मेरी सिग्नेचर करी, मैं ड्रॉअर हो गया, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तो मैं ड्रॉअर, मेरा बैंक ड्रॉई। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं खुद के नाम पे पैसा ले सकता हूं, सेल्फ नाम का? लोग चेक बनाते हैं सेल्फ नाम से, सेल्फ मतलब मुझे ही पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे अकाउंट से पैसे चाहिए तो क्या मैं चेक नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं। तो मैंने चेक बनाया कि पे सेल्फ, तो बनाने वाला ड्रॉवर और जिसको पैसा मिल रहा है पेई, क्या सेम पर्सन हो सकते हैं? यस। और मेरा ड्रॉई कौन रहेगा? हमेशा बैंक फिक्स रहेगा, ठीक है। सो ये चेक है, ठीक है। ये देखो, चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है और हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। मतलब जब भी चेक दिखाऊंगा मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि बैंक को पेमेंट देना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स होती है। एक चेक वैलिड होता है 3 महीने के लिए, ठीक है। चल, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस क्या हुआ बेटा? कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, यहां पर नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी के ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है, चेक हमेशा बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा, बराबर है। यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप की जरूरत होती है, चेक पे स्टैंप की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि ये हमेशा ऑलवेज ऑन डिमांड होता है, यानी कि चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है, दिखाया और उसका पेमेंट होगा। पर बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम वाला भी हो सकता है, यानी कि पेएबल आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ऐसा हो सकता है। और पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसी के साथ में आपका ये टॉपिक खत्म होता है बेटा। मैंने आपको बोला था कि आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पर हमने इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा है। हमने बेयरर इंस्ट्रूमेंट और हमने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ये भी स्टडी किया है। मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का भी एक ओवरव्यू दिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरीके के कुछ छोटे छोटे वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। यह आपका चौथा लेक्चर था ब्रिज कोर्स के अंदर और ये लेक्चर भी यहां पर ही खत्म होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ। बाय बाय।